बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका से साजिद तारड़ साहब। एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, साबिक प्रेसिडेंट ट्रंप के पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं। पाकिस्तान के इशूज़ हों चाहे बैन अवी इशूज़ हों, साजिद तारड़ साहब की उन पर गहरी नज़र होती है। आज उनसे डिस्कशन करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ अफ़गानिस्तान में हुआ, जो कुछ अफ़गानिस्तान में हो रहा है, अब अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल का क्या बनेगा। तो सर, सबसे पहले तो आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त अनायत फरमाया। थैंक यू समीर साहब, आपकी मोहब्बतें। सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि जो कुछ अफ़गानिस्तान में हो रहा है, जिस तरीके से अमेरिका वहाँ से फ़रार हुआ और जो कुछ अफ़गानिस्तान में अब होने जा रहा है, आपकी नज़र में अब आपको कैसा अफ़गानिस्तान नज़र आ रहा है? आपको अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है? कैसी हुकूमत बनेगी, कैसा निज़ाम आएगा? इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को सर आगाह कीजिएगा। देखिए समीर साहब, मैं इस सारे अफगानिस्तान के मसले को दो नजरों से बताने की कोशिश करूंगा। इसके दो एंगल हैं। एक एंगल तो अमेरिकन एंगल है और एक पाकिस्तानी एंगल है, या फिर सब आपके उस रीजन का एंगल है। अमेरिका के एंगल के हिसाब से वहां पे तकरीबन $2 बिलियन पर डे के हिसाब से खर्चा हो रहा था, जो अमेरिका अब अफोर्ड नहीं कर पा रहा। और दूसरा यहाँ पे ये देखना जरूरी होगा कि आपको ये कि अमेरिका की ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है। लोगों को तो दुनिया तो समझती है कि शायद जो बाइडेन प्रेसिडेंट, लेकिन दर हकीकत ये ओबामा साहब की थर्ड टर्म चल रही है और इसके स्टीयरिंग व्हील पे ओबामा साहब बैठे। अब उसके साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये होगा कि जितनी कैबिनेट है, अगर आप देखें तो वो सारे ओबामा पीरियड के सारे एडवाइजर हैं उनके, जो इस वक्त टोनी बिल्कन है, जो भी सारे बैठे हैं, जो मुल्क के फैसले कर रहे हैं, वो सारे ओबामा साहब के शागिर्द हैं। बाइडेन साहब की अपनी हालत, उनकी सेहत तो ऐसी है, उनको शायद पता भी ना हो कि वो सेनेटर हैं या वो प्रेसिडेंट हैं। इसलिए सारे शार्ट जो है वो ओबामा साहब कॉल कर रहे हैं, और वो शार्ट वो जो है वो पहले टेस्टेड है। ओबामा साहब को भूटान ने और चाइना ने अपने पिछले 8 सालों में टेस्ट कर लिया था कि वो जंग करने के काबिल नहीं है। उनका एजेंडा या माइंडसेट क्या है? उनका एजेंडा और माइंडसेट ये था कि मुल्क अमेरिका जो है उसके अंदर सोशलिज्म किस तरह उसको ग्रो करना है, यहाँ पे जो इसकी इकोनॉमी को किस तरह खराब करना है, लोगों को घर बिठा के किस तरह, जिस तरह सोशलिस्ट मुल्कों में होता है उस तरह क्या करना है, गाड़ियां बंद करनी है, जहाज बंद करने हैं, क्योंकि एनवायरमेंट वो समझते हैं। तो यहां तक आजकल प्रचार किया जा रहा है कि बच्चे ना बनाए, बच्चे भी इकोनॉमी के लिए खराब है। तो उनका आइडिया टोटल सोशलिज्म की तरफ था। जंग ना जो सोल सुपर पावर का स्टेटस है अमेरिका का, उसको बचाना उनका जो है वो उनके रडार पे ही नहीं है। इस वक्त अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी को ना मेंटेन कर सकता है, ना करना चाहता है। उसी वजह से रात के अंधेरे में बटग्राम से जो जिस तरीके से निकले हैं, आती दफा अपने अब जो 3 लाख फौजियों की जिनकी बातें करते थे जो बाइडेन साहब के, हम उनको वेल ट्रेंड है, हम उनकी तनख्वाहें दे रहे हैं, तो बिल्कुल तजाद है। एक तो जब रात के अंधेरे में भागे हैं तो गाड़ियों की चाबियां भी नहीं देख रहा है, उनको बता करके भी नहीं आए कि हम भाग गए हैं यहां से। दूसरा, तनख्वाहें देने की बात बार बार बाइडेन साहब करते हैं, तो पिछले अप्रैल से लेकर आज तक उनको तनख्वाहें ही नहीं दी गई। ये अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू है। अब अमेरिका अब अफगानिस्तान से किस तरह उसको किस तरह सोचेगा, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचेगा, वो तो बहुत दूर की बात है। वो अपना जो बॉर्डर मैक्सिको के साथ है उसको ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। उनके हालात जो है इस वक्त, अमेरिका के हालात बाहर से अच्छे लगते हैं, अंदर से खोखला हो चुका है। काम करके बंदा राजी कोई नहीं है। 11 मिलियन जॉबें ओपन है यहाँ पे। लोगों को घर बिठा के 50-50 हजार डॉलर साल का उनके घर भेजा जा रहा है, जिस तरह एक सोशलिस्ट मुल्क में होता है। जो अमीर लोग होते हैं उनके ऊपर टैक्स इतना इंक्रीज कर दिया जाता है कि वो भागना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त वाकई जो अमीर अमेरिकन है वो भाग रहे हैं यहां से, दूसरे मुल्कों में जाके दूसरे मुल्कों की नेशनैलिटियां ले रहे हैं, या अपने प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं। और अंदर के हालात ये हैं कि कोरोना की वजह से उसके बाद अभी तक कोई सही तरीके से पता ही नहीं चला। अभी तक कोरोना के असरात पूरे खुल के नहीं आए, क्योंकि बबल इकोनॉमी एक क्रिएट की गई है और उस पर अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो पैसे उस पर खर्च कर रही है। तो ये तो हालात है, मर्दे बीमार है अमेरिका इस वक्त, तो उसके हालात तो ये। अब पाकिस्तानी साइड पे चलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आपके करोड़ों लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, इंक्लूडिंग कई एंकर हैं।
आपने लाल मस्जिद के ऊपर भी तालिबान का झंडा लगा दिया। एक तो ये ग्रुप है। अब उस पे मैं, जो मेरा अपना जाती राय है, एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है जावेद चौधरी साहब ने। उन्होंने दोनों साइड, उन्होंने कहा जी अगर तालिबान कामयाब हो तब भी मुसीबत है, अगर वो ना कामयाब हो तो तब भी मुसीबत है। मुझे वो मैं आपको बताना चाहूंगा वो कैसे। एक तो वो कहते हैं कि उनकी कामयाबी के इम्कानात कम हैं क्योंकि उनके पास तजर्बा ही नहीं है। पहले से तालिबान बेहतर है लेकिन अभी तक उनके पास तालीम नहीं है। अब जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ला रहे हैं वो इस्लामिक कम्युनिज्म है, उसमें जमहूरी कोई चीज नहीं है। सारी जो शूरा है, एक तो वो ईरानियन मॉडल लाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बंदा सुप्रीम होगा जो सदर से भी ताकतवर होगा, और दूसरा जो उसके नीचे जो लोग होंगे, जो शूरा होगी, वो भी अपॉइंटेड होगी, इलेक्टेड नहीं होगी। एक तो उसकी ये बात। अब अगर वो कामयाब नहीं होते तो क्या होगा कि उसके अंदर खाना जंगी होगी, और वो खाना जंगी की चिंगारियां आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी आएंगी, दहशतगर्दी फिर आगे। अगर वो कामयाब होते हैं तो फिर वो मॉडल फिर भी पाकिस्तान को मसाइल है कि जो लोग आपके बॉर्डर एरिया में उनके हक में जुलूस निकाल रहे हैं, लाल मस्जिद के ऊपर जो झंडे लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर कामयाब मॉडल होता है तो वो उनको पाकिस्तान में भी वेलकम करेंगे, पाकिस्तान में भी वही मॉडल दोबारा लाया जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन मार्क ये है कि कितने पाकिस्तानी उस मॉडल को एक्सेप्ट करके वहां रहना चाहते हैं। तो मेरा मकसद है, छुरी चाहे तरबूज के ऊपर हो या नीचे हो, है इशू ये, वो कटना तरबूज नहीं होता है। अब उसमें मैं थोड़ा सा मैं मजीद इस पे एलेबोरेट करना चाहूंगा कि इस वक्त तालिबान जो है, वो इतने ताकतवर हो चुके हैं, $8.5 बिलियन का जो असला है अमेरिका छोड़ के भागा है, वो सारा अब तालिबान के पास है। वो सारे हेलीकॉप्टर, सारे जहाज अब जो है वो तालिबान के पास है। अगले दिन यहां में खबर में मैंने पढ़ा है कि इस वक्त तालिबान के पास ऑस्ट्रेलिया से बड़ी फौज और ज्यादा असला मौजूद है। 3 लाख फौजी जो ट्रेन किए थे अमेरिका ने, वो कहां जाएंगे बगैर तनख्वाहों के? ये वही लोग इसी तरह के होंगे जिस तरीके से इराक में, जब आपको याद होगा सद्दाम हुसैन ने छोड़ा था तो उसके फदाईन जो थे उन्होंने बाद में अपनी तंजीमें बना के दहशतगर्दी शुरू कर दी थी। यहां भी इसी तरह के खदशात मौजूद हैं कि वो 3 लाख फौजी जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी अमेरिकनों से, उनके पास असला भी मौजूद होगा, ट्रेनिंग भी मौजूद होगी, सिर्फ एक चीज नहीं होगी, वो तनख्वाह नहीं होगी उनके पास। अब मैं तीसरा पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि अफगानिस्तान क्या है। अफगानिस्तान की इनकम क्या है? पहली इनकम उनकी हीरोइन है, उनकी अफ्यूम और उनकी चरस और हीरोइन, एक इनकम उनकी ये है। दूसरी इनकम उनकी फॉरेन एड थी, सबसे ज्यादा फॉरेन एड आ रही थी। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो उनको एड दे रहे थे, वो एड तो हो गई है बंद। अब पीछे बचे हीरोइन की आमदन, अब उस पर मुल्क किस तरह चलाएंगे? आज काबुल के हालात ये है कि वहां पे तालिबान के पास तनख्वाहें देने के लिए सरकारी मुलाजमों के पैसे नहीं, ये सूरत हाल है। अब पाकिस्तान में लोग जो है वो तालियां बजा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं जी तालिबान में। ठीक है, जिस तरह आप कहते हैं आपकी फीलिंग, हाँ ये जरूर है कि वहां आपका मीडिया टीटीपी को कवर नहीं कर रहा। जिस तरीके से वहां मुल्ला फकीर को छोड़ा गया है वहां से और अपने साथियों को लेकर बॉर्डर पे आ गए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कराची में उन्होंने जाम शोरों से अगले दिन 2 दहशतगर्द पकड़ लिए जो कराची में मंसूबा कर रहे थे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पे बम मारने की। तो अगर पाकिस्तान में ये टीटीपी फिर दोबारा ऑर्गेनाइज होने वाली है, तालिबान ने उनको नहीं पकड़ा, उनको छोड़ दिया है। उनकी स्टेटमेंटें देखें, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान पे हमले करके पाकिस्तान अपने इलाके आजाद कराने हैं। अगर इस तरह के उनके इरादे हैं तो फिर पाकिस्तान में ये क्यों इस तरह से जश्न मनाया जा रहा है? पहले इनको ये तो चाहिए कि तालिबान के साथ मिलके एक पेज पे इकट्ठे तो हो जाएं आप कम से कम। ये मेरे लिए कंफ्यूजन है। पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान की सलामती चाहता हूं, पाकिस्तान की जिंदगी, पाकिस्तानियों की जिंदगी के लिए सलामती चाहता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है मैं इस पे इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आने वाले दिन क्या बताते हैं, किधर जाते हैं। तालिबान को प्रूव करना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा कि हमारा आइडियोलॉजी। अभी तक तो उन्होंने जो खातून एक टीवी पे बोल रही थी उसको भी घर भेज दिया है, कई इलाकों में भी छापे मार रहे हैं। लेकिन इसमें हालत यह है
कि हशमत गनी साहब, अशरफ गनी के छोटे जो भाई हैं, उन्होंने भी तालिबान को ज्वाइन कर लिया है। पंजशेर वो अहमद शाह मसूद के जो लड़का है, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। अभी तक तो सब अच्छे की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे फिक्र है वो ये है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, कोई तजर्बा मौजूद नहीं है, कोई एजुकेशन मौजूद नहीं है। दुनिया को किस तरह बावर कराएंगे कि वी आर डिफरेंट काइंड ऑफ तालिबान, ये एक चैलेंज है। और आगे सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा, अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी सरजमीन को किस तरह बचाएंगे कि वो दूसरे ममालिक के फिर दोबारा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। आज के हालात ये है कि 5000 लोग काबुल एयरपोर्ट पर बैठे हैं, जिनके कागजात अमेरिकन मिलिट्री ने चेक कर लिए हैं, और दूसरे तालिबान मुख्तलिफ शहरों में, दूसरे अमेरिकन मुख्तलिफ शहरों में फंसे हैं। और हालात ये है कि आज अलकायदा जो है वो धमकी दे चुका है कि हम काबुल एयरपोर्ट पे अटैक करने लगे।